नमस्ते। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यूट्यूब चैनल के ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम लूर्द मेरी है। मैं आपको हिंदी विशारदा उत्तरार्ध द्वितीय भाग में से ध्रुव स्वामिनी नामक इस पाठ के बारे में आपको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। इस पत्र में 50 अंक तक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या रहते हैं, तो संदर्भ सहित व्याख्या में तो आप पूरे के पूरे अंक पा सकते हो। और ध्रुव स्वामिनी में जो कैरेक्टर है जरिए आपको 15 अंक पा सकते हैं, और टिप्पणियाँ जो है उसमें 15 अंक, कुल मिलाकर 50 अंक आप आसानी से पा सकते हैं। तो मैं आज आपको इस ध्रुव स्वामिनी पाठ का कहानी को यानी नाटक को संक्षिप्त में मैं बता दूंगी। ध्रुव स्वामिनी के कथानायक चंद्रगुप्त है। इस ध्रुव स्वामिनी का लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जाने माने वाले कवियों में से एक है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो समुद्रगुप्त गुप्त राज्य के एक राजा है। वो उनका इच्छा था कि सारी भारत को जीतना उनकी इच्छा थी। तो उस इच्छा के अनुसार वो भारत के जीतने जाते हैं। तो उनके 2 पुत्र होते हैं। उनका बड़ा पुत्र का नाम है रामगुप्त और छोटा पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक अच्छा नेक स्वभाव वाला सुंदर सुशील योग्य पुरुष है, और उनका बड़ा बेटा जो रामगुप्त है वो अयोग्य, आलसी और पिता के नाम बिगड़ने में अव्वल रहता था। तो इसी सिलसिले में समुद्रगुप्त पूरा राज्य जीतते हुए लक्ष्मी राज को भी जीत लेते हैं। जब वो लक्ष्मी राज को जीत लेते हैं तो जीत के साथ साथ उनकी कन्या ध्रुव स्वामिनी को भी वो लक्ष्मी राजा समुद्रगुप्त को सौंप देते हैं। समुद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को अपने छोटा बेटा चंद्रगुप्त के योग्य मानकर उसके हवाले करते हैं। तो चंद्रगुप्त उनकी हर हाल में उनकी रक्षा करने की पिताजी से शपथ लेते हैं। तो उसी के अनुसार वो उनकी रक्षा करते रहते हैं। समुद्रगुप्त अपना पूरा राज्य को योग्य होने के कारण चंद्रगुप्त को सौंपना चाहते हैं, इसलिए अपना राज्य को चंद्रगुप्त को सौंपते हैं। ये बात रामगुप्त को अच्छा नहीं लगती, क्योंकि वो सबसे बड़े बेटा होने के कारण वो जो अपना राज्य का योग्य वो अपने आप को मानता है। लेकिन समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को योग्य मानकर अपनी सिंहासन पर उसे बिठाते हैं। ये रामगुप्त को अच्छा नहीं लगता। समुद्रगुप्त मर जाने के बाद रामगुप्त कपट से ध्रुव स्वामिनी को और चंद्रगुप्त को अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि बड़ा पुत्र होने के नाते राज्य उसका होना चाहिए, और उसी तरह ध्रुव स्वामिनी भी उसी की हो सकती है। इसलिए वो उन दोनों को बंदी बनाकर पिता के तरह राज्य देशों को जीतने के लिए निकलता है। तो उन दोनों को भी अपने साथ साथ ले जाता है। तो शंख लोग भारत को लूटने के लिए आते हैं। तो उनमें शकराज उस शंख राजाओं का एक राजा था। वो बड़ा कपटी था। तो वो क्या करता, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को लेते हुए रामगुप्त एक कुटीर में बस करते रहता। तो उस दिन शकराज उसे आधी रात में उनके ऊपर आक्रमण करके रामगुप्त को अपना अधीन में कर लेता है। करके उसे 2 शर्त रखता है। क्या शर्त? एक है ध्रुव स्वामिनी को उसे सौंपना चाहिए। दूसरा, उनके गुप्त राज्य के जो भी सामंत राजा हैं उनके पत्नियों को शकराज के सामंतों को सौंपना है। तो छल कपटी रामगुप्त ये बात को
मान लेता है। मानकर जब ये बात ध्रुवस्वामिनी से कहने के लिए आता है तो ध्रुवस्वामिनी इनकार कर देती है। वो उसे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए उसे विनतियां मानती है, फिर भी वो नहीं मानता। ये बात चंद्रगुप्त को पता चलता। चंद्रगुप्त भी उनके साथ ध्रुवस्वामिनी के साथ शकराज के पास जाना चाहता है, लेकिन रामगुप्त उसे जाने से रोक देता है। तो चंद्रगुप्त एक औरत के वेश धारण करके ध्रुवस्वामिनी के पास जाकर अपनी सच्चाई उसको बता देता है। जब उसकी सच्चाई देखकर वो आदमी होकर भी औरत के रूप में उसकी मदद करना चाहता है, ये बात सुनकर ध्रुवस्वामिनी भी अपने साथ उस औरत को ले जाने के लिए जिद करते। तो शकराज क्या करता, चंद्रगुप्त के साथ उसे भी अपने साथ ले जाता है। तो ले जाते समय एक दिन शकराज सोते वक्त आधी रात में चंद्रगुप्त अपना रूप उसे दिखाकर उसे युद्ध करके उसके मार डालता है। जब वो मर जाता है तो ये बात रामगुप्त को पता चलती है। पता चल के ये चंद्रगुप्त का काम है करके वो चंद्रगुप्त के पास आकर आते समय वो अपने राज्य के सारे सामंतों को लेकर आता। रामगुप्त चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है। शकराज जो है उनकी एक प्रेयसी रहती कोमा, वो उनसे बहुत प्यार करती थी। सो ध्रुवस्वामिनी के बारे में ऐसा सोचना गलत है, आप उनके बारे में ऐसा सोचना बंद कीजिए। लेकिन वो नहीं मानता। उनका गुरु महिरदेव भी आकर शकराज को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो अपना जिद नहीं छोड़ता। ध्रुवस्वामिनी को अपने साथ ले जाने के लिए वो तैयार हो जाता। चंद्रगुप्त स्त्री वेश के रूप में ध्रुवस्वामिनी के साथ जाकर एक आधी रात में शकराज को वो ख़त्म कर डालता है। जब उसकी मर जाने की खबर रामगुप्त को मिलती है तो रामगुप्त तुरंत शकराज के पास आता है। वहाँ चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी को देखकर वे लोग धोखे से शकराज का अंत किए हैं करके सबको कहता है कि ये दोनों छल से यानी कपट से धोखे से शकराज का अंत किए हैं। तो ध्रुवस्वामिनी को चंद्रगुप्त को मारकर ध्रुवस्वामिनी को वो अपनी पत्नी बनाना चाहता है, लेकिन ध्रुवस्वामिनी इसके लिए इनकार कर देती है। गुप्त वंश के पुरोहितों ने रामगुप्त को समझाने पर भी वो नहीं मानता। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त को पीछे से वार कर उसे मारना चाहता था। ये देखकर सब सामंत राज्य रामगुप्त पर पड़कर उसे मार डालते हैं और ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त की विवाह करके गुप्त राज्य की महाराजा बनाते हैं। तो इसमें मुख्य कैरेक्टर चंद्रगुप्त है। तो इनके इस नाटक में वे एक नायक के रूप में, वीरोधत के रूप में, सुशील और सुंदर चरित्र वाले नाम से इनको हम जानते हैं। और ध्रुवस्वामिनी भी एक सुंदर सुशील नेक औरत के रूप में, लक्ष्मी राजा की पुत्री के रूप में, उनकी वीरोचित आलोचना के साथ चंद्रगुप्त के साथ वो अपना जीवन बिताने के लिए तैयार रहती। रामगुप्त जब उसे धोखा देता है तो भी वो उसे अपना पति ना मानकर उसे बदला लेना चाहती थी। इसी तरह सामंत राजाओं ने उसके कपट को जानकर रामगुप्त को मारकर चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी की शादी कराने में उनकी मदद करते हैं। तो इसमें खलनायक के रूप में हम रामगुप्त को देख सकते हैं। तो कोमा ये जो है ये शिविरराज की, शकराज की एक प्रेमिका थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी, फिर भी वो उसे अपना पत्नी मानने से इनकार करता है, क्योंकि वो ध्रुवस्वामिनी की सौंदर्य से मुग्ध होकर कोमा को धिक्कारता है।
उसकी धिक्कारता को देखकर महिरदेव भी उसे बहुत समझाते हैं, फिर भी गुरु की बात भी वो ना मानकर चंद्रगुप्त के हाथों मर जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आप लोगों को इन कैरेक्टरों को ध्यान से पढ़कर उनके लिए आपको एक एक का प्रश्न का 15 अंक तक आपको मिल सकता है। अभी तक आप लोग ध्रुव स्वामिनी कथा के संक्षिप्त रूप कहानी सुन चुके हैं। अभी इसके अंदर जो कैरेक्टर है मैं एक एक के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ, तो आप लोग सुनिए। अपने इच्छा के अनुसार आप नोट्स बनाकर भी इसे लिख सकते हैं। इन कैरेक्टरों में से नायक का कैरेक्टर है चंद्रगुप्त। इस कहानी का मुख्य पात्र है ये। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का राजकुमार है। वह समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र है। वह सौंदर्य और पराक्रम का साकार रूप है। वही नहीं, विनयशील, कुल गौरव का भी मर्यादा रखने वाला पुत्र है। इनका बड़ा पुत्र जो है रामगुप्त, इनके गुणों से वो भिन्न है। इसलिए चंद्रगुप्त के गुणों पर मुग्ध होकर समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को ही अपनी सिंहासन पर बिठाने के लिए उत्तराधिकारी उसे घोषित करते हैं। लक्ष्मी राजा अपनी अपूर्व, कल्याणवती और लावण्यवती, गुणवती, सुशीलवती अपनी पुत्री को ध्रुव स्वामिनी को समुद्रगुप्त को सौंप देते हैं। समुद्रगुप्त निधन के बाद चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त और छली शिखर स्वामी के षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। इस सिंहासन को और ध्रुव स्वामिनी को वो दोनों को अपनाना चाहता है। तो चंद्रगुप्त इसके लिए अपना भाई को धिक्कार नहीं करता। वो जो चाहता है वो करने के लिए वो खुशी से उसे अपना राज उसे सौंप देता है। तो यहाँ विनयशील है होने के कारण चंद्रगुप्त बड़ों का बड़ा आदर करने वाला, अपने बड़े भाई का षड्यंत्र जानकर भी वो अपना भाई का मान रखता है। उसे अपना सिंहासन और ध्रुव स्वामिनी को भी उसे सौंप देता है। चंद्रगुप्त की वीरता के बारे में हम जानते हैं। वो भी रामगुप्त भी जानता है कि चंद्रगुप्त कितना वीर है, योग्य है। फिर भी पिता के मर जाने के बाद उसे उसके हाथ से सिंहासन छीनने के लिए वो बड़ा भाई का रोब जमाता है। फिर भी चंद्रगुप्त अपने भाई को ये राज्य और वंश की गौरव रखने के लिए वो अपना सब कुछ उसका अपने भाई को सौंप कर वो चुपचाप उसके हाथ बंदी बनकर चले जाने के लिए तैयार रहता है। ध्रुव स्वामिनी को जब रामगुप्त ले जाकर शकराज को सौंप देता है तो ये बात चंद्रगुप्त को अच्छा नहीं लगती। रामगुप्त को समझाने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं समझता। ध्रुव स्वामिनी अपनी कुल की गौरव है, उस गौरव का मान रखना अपना मर्यादा है। ये बात उसे उसकी समझ में यानी रामगुप्त की समझ में नहीं आती। चंद्रगुप्त एक आदर्श प्रेमी होने के कारण अपना कर्तव्य वो कभी नहीं भूलता। ध्रुव स्वामिनी से प्यार भी करता है, इसलिए ध्रुव स्वामिनी को बचाना अपना कर्तव्य मान लेता है। ध्रुव स्वामिनी को शकराज बंदी बना शकराज के पास ले जाने के लिए जब रामगुप्त आता है तो चंद्रगुप्त भी उसके साथ जाना चाहता है। तो दो स्त्री वेश के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त उसके साथ चले जाता है। शिखर स्वामी को पता चलता है कि ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त भी उसके पास आया है। ये जानकर शकराज उससे युद्ध करना चाहता है।
शकराज का मौका ना देकर चंद्रगुप्त उसे मार डालता है। उसे मारकर द्रौस्वामिनी की मर्यादा को बचाता है। इतना ही नहीं, गुप्त वंश के सामंत राजाओं के पत्नियों को उनका मान भी रखने में वो अपनी गुप्त वंश का मर्यादा को बचाने के लिए शकराज को मार डालता है। जब शकराज की इस षड्यंत्र में रामगुप्त बंदी होकर उसे मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहता। वो नहीं जानता कि वो अपने गुप्त साम्राज्य की नाश करने के लिए चला है। लोग, सामंत, राजू, पुरोहित सब उसे समझाने पर भी वो चंद्रगुप्त को मारकर द्रौस्वामिनी को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। लेकिन द्रौस्वामिनी उसकी पत्नी बनना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी कपट, उसकी छल सब वो जानती है, इसलिए वो उसे शादी करना नहीं जानती। तो ये बात जानकर रामगुप्त चंद्रगुप्त को पीछे से वार करके उसे मारकर द्रौस्वामिनी को अपनाना चाहता है। लेकिन सब सामंत राज ये जानकर पीछे से रामगुप्त का वार कर उसे मारकर द्रौस्वामिनी और चंद्रगुप्त की शादी करके गुप्त साम्राज्य का मान मर्यादा को सब मिलाकर बढ़ाते हैं। इस तरह हम चंद्रगुप्त के बारे में लिख सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा है द्रौस्वामिनी। द्रौस्वामिनी इस नाटक की नायिका है, गुणवती है, सुशीलवती है, छलवी राजा की पुत्री है। समुद्रगुप्त लक्ष्मी राज्य के वार करके उसे जीतकर अपने राज को वापस आते समय लक्ष्मी राजा खुद अपनी कन्या को समुद्रगुप्त के हाथ सौंप देते हैं, क्योंकि उनका दूसरा पुत्र जो है चंद्रगुप्त वो योग्य है, सुशील और वीर है। उनके बारे में सब जानते हैं। सो सारी दुनिया जानने का कारण अपनी पुत्री उनके यहाँ सुखी से रहेगी करके ये मानकर उनके हाथ सौंप देते हैं। समुद्रगुप्त द्रौस्वामिनी को लाकर चंद्रगुप्त को सौंपते हैं और उसकी मर्यादा की रक्षा करने की वादा लेते हैं। ये बात रामगुप्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगती, क्योंकि द्रौस्वामिनी इतनी सुंदर सुशील औरत है, इसलिए वो क्या करता, द्रौस्वामिनी को अपनाना चाहता है। द्रौस्वामिनी उसे अपनाना नहीं चाहती, इसलिए जब समुद्रगुप्त मर जाता है तो चंद्रगुप्त के साथ साथ द्रौस्वामिनी को बंदी बनाकर रामगुप्त अपने साथ शकराज के पास ले जाता है। शकराज द्रौस्वामिनी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी एक प्रेमिका रहती कोमा, वो उसे इनकार करती। द्रौस्वामिनी जैसी नेक औरत के साथ ऐसा कपट व्यवहार करना ठीक नहीं है, इसलिए आपका मर्यादा चले जाएगी, आप उसके मान पर उसे छोड़ दिए करके उसको बहुत समझाती, फिर भी वो नहीं समझता। उनके पुरोहित महिरदेव से भी वो बात करवाती है। महिरदेव भी शकराज को बहुत समझाते हैं, फिर भी वो नहीं मानता। द्रौस्वामिनी को अपनाने की इच्छा में उसे अपने साथ ले जाता है। तो द्रौस्वामिनी को शादी करना चाहता है, तो ये जानकर चंद्रगुप्त उसको मार डालता है, मारकर द्रौस्वामिनी की मर्यादा को बचाता है। इस तरह रामगुप्त उसे शादी करना चाहता है, तो भी द्रौस्वामिनी गुप्त वंश के प्रजा के सामने अपनी मन की बात प्रकट करती है कि शकराज के पास रामगुप्त उसे कैसा ले गया और उसका ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए वो कैसा तुला, इसलिए वो उसे शादी नहीं करना चाहती। सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त के साथ वो शादी करके गुप्त वंश का रानी बनना चाहती थी। उसकी इच्छा जानकर सब लोग उसकी इच्छा को मान करते हैं। जब रामगुप्त चंद्रगुप्त को मारने के लिए तैयार होता तो सब लोग सामंत राजाओं ने रामगुप्त को मारकर द्रौस्वामिनी को
चंद्रगुप्त को देकर उसकी शादी करके गुप्त साम्राज्य की महारानी उसे बना देते हैं। इस तरह ध्रुवस्वामिनी अपनी मान मर्यादा के साथ चंद्रगुप्त के साथ विवाह करके अपनी वादा निभाती है। तो तीसरा है रामगुप्त। आप जानते हैं रामगुप्त जो है वो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त राजा का बड़ा पुत्र है। बड़ा पुत्र होने के नाते भी वो कपटी और धोखेबाजी, आलसी, निकम्मा आदमी है। इसलिए समुद्रगुप्त उसे अपना राज्य सौंपने से इनकार कर देते हैं। समुद्रगुप्त के निधन के बाद मंत्री शिखर स्वामी के सहायता से एक षड्यंत्र बनाता है। उस षड्यंत्र में ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को वो बंदी बना लेता है। राज सिंहासन ध्रुवस्वामिनी के साथ साथ उनको प्राण छोड़ने के लिए छोड़ना पड़ता, तो भी चंद्रगुप्त इसके लिए तैयार रहकर अपना भाई की मान रखकर उसको अपना राज्य सौंप देता है। शिखर राज के षड्यंत्र में रामगुप्त ये भूल जाता है कि ध्रुवस्वामिनी उनकी कुल की मर्यादा है। फिर भी वो अपनी मर्यादा को ना बचाते हुए शिखर स्वामी को उसे देना चाहता है। शिखर स्वामी शिखर स्वामी जब चंद्रगुप्त को मारकर ध्रुवस्वामिनी को शकराज के पास भेजता है तो चंद्रगुप्त ये जानकर ध्रुवस्वामिनी के बचाने के लिए शिखर राज के शिविर पर जाता है। ये बात जानकर कोमा वहाँ आती है। कोमा शकराज से बहुत विनती करने पर भी वो ना मानने के कारण वो उसे छोड़कर चले जाती है। रामगुप्त अपनी मूर्खता के कारण ध्रुवस्वामिनी को शिखराज के पास छोड़कर आता तो चंद्रगुप्त स्त्री वेश में उसके पास जाकर उसके वध कर देता है। तो ये बात जानकर रामगुप्त गुप्त राज्य में आकर सब लोगों में ये बात फैला देता कि चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी शिवराज के साथ मिलकर गुप्त राजाओं को धोखा दिया है। पर लोग ये बात नहीं मानते, फिर भी उनकी मनाने की कोशिश करता है। जब शिविर स्वामी का मृत्यु हो गया ये बात जानकर रामगुप्त वहाँ आता है तो सब लोगों से उन दोनों की कपटी के बारे में बताना चाहता, पर लोग ना मानने के कारण चंद्रगुप्त को मारकर ध्रुवस्वामिनी को अपनाना चाहता है। लेकिन ध्रुवस्वामिनी उससे शादी करने से इनकार कर देती है। तब वो पीछे से चंद्रगुप्त का वार करना चाहता है तो ये जानकर सब सामंत राजाओं ने रामगुप्त पर वार कर उसे मार डालते हैं। इस तरह रामगुप्त का वध सामंत राजाओं के हाथों में हो जाता है। चौथा कैरेक्टर है पुरोहित। पुरोहित इस नाटक में तृतीय पात्र में हम उसे देखते हैं। यह पात्र धर्मशास्त्र की सहायता से उलझी हुई ग्रंथियों को सुलझाता रहता है। भारतीय संप्रदाय में स्त्री पुरुषों को पति पत्नी के बंधन में बंध जाने के बाद मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख समस्या है शकराज कोमा को छोड़कर ध्रुवस्वामिनी को अपनाना चाहता है। जब कोमा शकराज को अपना पति के रूप में मानकर उसके आदर सम्मान करती है, उसे मनाती है, फिर भी वो नहीं मानता तो कोमा अपने गुरु के पास पुरोहित के पास आकर ये सब बात कहती है। तो पुरोहित एक निर्भय स्पष्ट वक्ता है।
वो धर्मशास्त्र जो है उसे प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करता। ध्रुवस्वामिनी को पति से मोक्ष दिलवाने के संदर्भ में रामगुप्त धमकी देने पर भी कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कोमा और शकराज को एक बनाकर उनका जिंदगी बनाना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से डरता नहीं कहकर पुरोहित धर्मशास्त्र को आचार्य और धर्म का नियामक है। उनके कर्तव्य पालन की सजगत बहुत ज़्यादा है। धर्म की परिधि में आने वाली विषयों पर ही अपना निर्णय देता है। रामगुप्त को राज्यभ्रष्ट करने के विषय में भी वे उनसे बहुत बार समझाते हैं, फिर भी रामगुप्त पुरोहित का एक बात भी नहीं मानते हैं। इसी प्रकार विवाह की व्याख्या करते हुए भी वे स्त्री पुरुष का संबंध के बारे में रामगुप्त को बहुत समझाना चाहते, फिर भी वो नहीं मानता, क्योंकि वो ध्रुवस्वामिनी से शादी करना चाहता है। फिर भी वो ध्रुवस्वामिनी को शकराज को सौंपकर शकराज और कोमा को भी अलग करना चाहता है। ध्रुवस्वामिनी को रामगुप्त से मुक्ति करने के संदर्भ में वे कहते हैं, यह रामगुप्त मृत और प्रज्वलित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज विकल्पी बल्कि हैं। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है। उपयुक्त विवेचना से हम यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरोहित पात्र जिस उद्देश्य के लिए लाया गया है वह उद्देश्य इस पाठ से सफल हुई। वो कोमा और शकराज को एक करने के लिए शकराज को बहुत समझाते हैं। स्त्री एक दूसरी स्त्री की मान मर्यादा ना रखने का क्या इंतजाम हो सकता है, वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी शकराज ना मानता है। पुरोहित तभी उनसे कहते हैं, आप एक स्त्री के कारण अपना जिंदगी खो बैठोगे, अपना जिंदगी बचाना चाहते हो तो कोमा के साथ अपना विवाह करके अपना वैवाहिक जीवन से सुख संतोष के साथ बिताने की सलाह देते हैं। अभी मैं 4 कैरेक्टरों में के बारे में बताई हूँ और 5वां है शकराज। ये भी इस कहानी का एक मुख्य पात्र है। आप जानते हैं भारत देश को शंख और हूण करके 2 अदर देश के राजाओं ने हमने भारत पर दंड यात्रा करते हैं। उनमें से शंख एक तरह की एक जाति है, उस जाति का राजा है शकराज। ये शकराज शंख का सेनापति इस नाटक का एक मुख्य कैरेक्टर है। शकराज एक युद्धवीर, महत्वाकांक्षी, क्रूर और विलासी एक पुरुष रहता है। वह पुरुषार्थ को अपना सब कुछ मानता है, यानी पुरुष जो भी करता है अपने इच्छा के अनुसार जी सकता है, रह सकता है, पर स्त्रियों को ये अवकाश देना वो उचित नहीं समझता। इसलिए जब शकराज गुप्त राजा रामगुप्त पर वार करता है तो रामगुप्त उसके हाथ हार जाता है, तो उसे 2 शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? एक, ध्रुवस्वामिनी को अपने को सौंपना है, दूसरा गुप्त सामंत राज्य के स्त्रियों को भी अपने सामंत राजाओं को सौंप देना है। पर रामगुप्त इस षड्यंत्र में उसका साथ देता है। जब ध्रुवस्वामिनी को शकराज अपना लेना चाहता है तो कोमा उसके साथ आकर कहती है, ये ठीक बात नहीं है, ध्रुवस्वामिनी को आप छोड़ दीजिए, आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों अपना वैवाहिक जीवन को सही ढंग से बिताना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ध्रुवस्वामिनी को आप
क्यों अपना रहे हैं। पर वो कहता मैं पुरुष हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ मैं पुरुषार्थ के नाम से, ये मेरे लिए गौरव की बात है। तो इसलिए तुम इस बात में मुझे रोकने की कोशिश मत करो। यह कहकर वो कोमा को डाल देता है और ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपना रानी बनाना चाहता है। उनके गुरु महिरदेव भी आकर शकराज को बहुत समझाते हैं। कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण आपको ऐसा करना ये उचित बात नहीं है। कोमा को आप धोखा नहीं दे सकते। आप कोमा को अपना लीजिए और अपनी रानी बना लीजिए। लेकिन शकराज इसके लिए राजी नहीं होता। एक शकराज वीर है, चंद्रगुप्ती वीरता से भी उसको बहुत कुछ परिचित है। फिर भी वो चंद्रगुप्त से डरता भी है, फिर ध्रुव स्वामिनी की सौंदर्य से मुग्ध भी रहता है। लेकिन चंद्रगुप्त जब स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ उसके शिविर में रहता है, ये बात ना जानकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। जब चंद्रगुप्त का असली रूप वो पहचान लेता है तो वो चंद्रगुप्त से युद्ध करना चाहता है, तो चंद्रगुप्त उसे मार डालता है। ये कमज़ोर आदमी के रूप में भी हमें यहाँ दिखाई देता है। बड़ा वीर है, पुरुषार्थ के नाम पर बड़ा गर्व करता है, फिर भी एक औरत के नाम से वो बहुत कमज़ोर हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। उसी मानसिक सहजता के कारण वो ध्रुव स्वामिनी की सौंदर्य से मुग्ध होकर चंद्रगुप्त से वार करके कोमा की बात ना मानकर अपने जान खो बैठता है। इस तरह वीर होने के नाते भी ध्रुव स्वामिनी को पाने की इच्छा से कोमा को दूर करने के नाते वो अपना जीवन खो बैठता है। इसी तरह शकराज के साथ साथ इस कहानी में हम मिहिरदेव के बारे में भी जान सकते हैं। मिहिरदेव हमें एक भविष्य भ्रष्टाचारी के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं। शकराज को अपने समयानुकूल जीने के लिए वे उन्हें समझाते हैं, फिर भी शकराज उनकी बात ना मानता है। वो आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले के रूप में ध्रुव स्वामिनी की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए शकराज को बहुत समझाते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जैसी नेक औरत से ऐसा कपट करना ठीक बात नहीं। उसकी मान सम्मान रखना अपना गर्व की बात है, पर भी वो नहीं मानता। इसलिए महिरदेव उसे समझाना व्यर्थ समझते हैं। नारी के समर्थक रूप में अगर हम देखते हैं तो महिरदेव कोमा को शंकराज के पत्नी के रूप में उसे देखना चाहते हैं। उसके उन दोनों को प्रेम के बारे में जाने माने वाला व्यक्ति वही है। इसलिए कोमा और शकराज की शादी करके उनका शकराज का जीवन जिंदगी बचाना चाहते थे, फिर भी शकराज उसकी बात ना मानता है। प्रेम का समर्थन करने में भी हम महिरदेव को देख सकते हैं। महिरदेव कोमा और उन दोनों की प्रेम का सच्चा निदर्शन वही है। इसलिए वो बहुत समझाते हैं, कोमा के प्यार के बारे में शकराज को बहुत समझाते हैं, फिर भी शकराज ना मानता है। एक स्त्री के कारण एक दूसरी स्त्री की अपमान करके ध्रुव स्वामिनी नामक एक नेक स्त्री के साथ अन्याय करने जो चला, इसलिए वो शकराज अपना प्राण त्याग बैठता है। महिरदेव उसे इस बात के बारे में बहुत समझाते हैं, फिर भी वो ना समझकर अपना प्राण खो देता है। इसलिए महिरदेव कोमा को शकराज के पास से लेके चले जाते हैं और उसे कहते हैं, ऐसा पुरुष से जीवन जीने से अच्छा है तुम अपना जीवन खुद अच्छा भविष्य बनाकर जी लो।
तो उनके बाद हम देख सकते हैं कोमा। कोमा भी इस कैरेक्टर में शिखर राज की एक प्रेमी के रूप में, उसकी पत्नी बनकर, उसकी रानी के रूप में हम देखने वाले एक नेक स्त्री है कोमा। वो ध्रुवस्वामिनी के बारे में जानकर बहुत चिंता करती है, शकराज को बहुत समझाती है, उसे छोड़ देने की उसे विनती भी करती है। अपनी प्रेमिका के अंदर जो प्रेम उसके लिए छुपा है वो प्रेम उसे समझाना चाहती है, लेकिन शकराज उसे समझने में भूल करता है। ध्रुवस्वामिनी की प्यार में वो अंधा हो जाता है, इसलिए उसके सौंदर्य को पाने के लिए वो कोमा को तिरस्कार करता है। वो अपनी गुरु मिहिरदेव से भी ये बात कहकर शकराज को बदलकर उसकी ज़िंदगी बचाना चाहती थी, फिर भी शकराज उनका भी बात ना मानकर ध्रुवस्वामिनी के कारण चंद्रगुप्त के हाथों में वो अपना जान खो बैठता है। तो कोमा अपने गुरु मिहिरदेव के कहने पर अपनी खोया हुआ पत्नी यानी प्रेम को नोचते हुए ज़िंदगी में वो आगे बढ़ने के लिए निकल जाती है। तो ये भी हमें एक टिप्पणी के रूप में मिलता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो मंदाकिनी, मंदाकिनी तो इस नाटक में चंद्रगुप्त और रामगुप्त दोनों की बहन लगती है, समुद्रगुप्त की बेटी है। मंदाकिनी नारी को समर्थन करने वाले के रूप में हम इनको देख सकते हैं। मंदाकिनी नाटक के प्रारंभ से ही नारी की असहायता स्थिति देखकर पिघल उठती है। जब ध्रुवस्वामिनी को समुद्रगुप्त जीत कर लाकर चंद्रगुप्त के सौंपते हैं तो भी मंदाकिनी उनकी मदद करती है। कुग्र बुद्धि वाला रामस्वामी ध्रुवस्वामिनी को जब अपनाना चाहता है तो भी उसे अपने भाई, बड़े भाई को वो बहुत समझाती है कि ध्रुवस्वामिनी के बारे में ऐसा मत सोचो, वो अपनी भाई की दी हुई वरदान है, तो उसका मान रखना अपना राज्य का, अपना देश का और अपना कुल का गौरव है करके। लेकिन रामगुप्त इसे ना मानता है। निर्भीक स्त्री के रूप में भी हम मंदाकिनी को देख सकते हैं। मंदाकिनी जो अच्छा समझती है उन अच्छाई को अब तुरंत कह देती है। सामने वाला राजा हो या मंत्री जो भी हो, उसे अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, ये उसे कह देती है। शिखर स्वामी की करने पर हर विषय में वो उसे टोकते रहती है, ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन वो मंदाकिनी की बात भी नहीं मानता। अपने कर्तव्य पालने करने वाले के रूप में भी मंदाकिनी अपना कर्तव्य को निर्वाह करते रहती। वह कहती है कि मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा करके, लेकिन वह न्याय और दुर्बल पक्ष ग्रहण करने वाला अपने भाई रामस्वामी को बहुत समझाती है, फिर भी रामगुप्त उसका बात नहीं मानता। न्याय और समर्थन करने वाली नारी के रूप में हम मंदाकिनी को इस नाटक में देख सकते हैं। इस नाटक के आरंभ से अंत तक मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी की और कोमा के भी समर्थन करते हुए एक नारी की रक्षा करने में, अपना कर्तव्य निभाने में वो आगे हमें रहने में समर्थक दिखाई देती है। तो इस पाठ से हमको कुछ संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखना होता है। पाठ पूरा पढ़ने के बाद संदर्भ के अनुसार संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। जो पैराग्राफ वाक्य आपको देते हैं वो वाक्य किस संदर्भ में लिए हैं, पहले उस संदर्भ को लिखना है। बाद में इस नाटक का कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है
और उसके बाद उस वाक्य को व्याख्या रूप में सविस्तार लिखना होगा। इसके लिए आपको 20 अंक मिलते हैं। इस तरह आप इस ध्रुव स्वामिनी के पाठ से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबको ध्रुव स्वामिनी के पाठ के बारे में मैं समझाई हूँ। मेरा ख्याल है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें जो टिप्पणियाँ कैरेक्टर्स है उसके लिए आपको एक एक मैं करके विवरण दी हूँ, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आपको इस परीक्षा में ध्रुव स्वामिनी की पाठ से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेरा ये जो विवरण, ये पाठ मैंने आपको बताया है, वो आपको बड़ा सहायक हुआ होगा। मैं मानती हूँ आप मेरा इस पाठ को सही तरह से समझे होंगे, तो फिर दूसरी वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी। तो मेरा नाम लुर्द मेरी है। आप सबको मेरा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।